ठीक है। क्या होता है बैंकिंग? तो एक ऐसा सिस्टम जो पब्लिक से पैसे ले और पब्लिक को पैसे दे, उसे हम लोग कौन सा सिस्टम कहते हैं? बैंकिंग सिस्टम कहते हैं। क्लास 11th में भी हम लोगों ने देखा था इसको। ठीक है। अब इसे थोड़ा अलग तरीके से हमें देखना है। ठीक है। कितने टाइप के बैंक होते हैं? तो देर आर टू टाइप्स ऑफ बैंक्स, सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। सबसे पहले सेंट्रल बैंक को देखो। इट इज एन एपेक्स बॉडी that controls, operates, regulates, and directs the entire banking and monetary structure of the country. एक ऐसा बैंकिंग सिस्टम जो पूरे देश के बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करे, रेगुलेट करे, ऑपरेट करे, उसे सेंट्रल बैंक कहा जाता है। हमारे देश में सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। एपेक्स का मतलब होता है प्रिंसिपल बॉडी। गॉट इट? जैसे हम लोगों के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, उसे हम क्या कहेंगे? कमर्शियल बैंक कहेंगे। तो वैसे ही इन सारे बैंकों के लिए भी एक बैंक बनाई गई है जिसे सेंट्रल बैंक कहा जाता है। तो सेंट्रल बैंक और कुछ नहीं है तुम्हारा, ये बैंकों का बैंक है। क्लियर हो रही है बात? अब देखो कमर्शियल बैंक किसे कहते हैं? कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स functions of accepting checkable deposits and providing loans and making investments with the aim of earning profits and has the power to create money using demand deposits. तो कमर्शियल बैंक एक ऐसी बैंक होती है, एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करे। ठीक है। चेकेबल डिपॉजिट्स का मतलब होता है जब वापस मांगा जाए तब इसे वापस करना पड़ेगा। जैसे तुम अपने बैंक अकाउंट में जाकर पैसे जमा करते हो, जब मर्जी चाहे तब उसको निकाल लो। तो जब तुमने जाकर पैसा जमा किया तो उसे कहा जाएगा चेकेबल डिपॉजिट्स। साथ ही साथ लोन प्रोवाइड करने का जो काम करे, कस्टमर्स के लिए इन्वेस्टमेंट्स करे। ठीक है। और इन एक्टिविटीज को करने से प्रॉफिट भी अर्न करे। गॉट इट? और एक छुपी हुई पावर है जिसके बारे में हमें यहाँ देखना है इस चैप्टर में, पावर टू क्रिएट मनी यूजिंग डिमांड डिपॉजिट्स। क्लियर हो रही है बात? इसे कहा जाता है क्रेडिट क्रिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे चैप्टर में, ये हमें देखना है। क्लियर हुआ? कमर्शियल बैंक के एग्जांपल क्या है तुम्हारे? पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, एटसेट्रा। और दो चार नाम अगर गिनवाना चाहो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, HDFC है, ICICI है। ये सारे के सारे कौन है? कमर्शियल बैंक्स हैं। डिफरेंशिएट कैसे करोगे? तो कमर्शियल बैंक्स आर फॉर पब्लिक, ठीक है, जबकि सेंट्रल बैंक इज फॉर कमर्शियल बैंक्स। पब्लिक अपना पैसा कमर्शियल बैंक में जाकर के जमा रखती है और इन कमर्शियल बैंक के ऊपर जो अथॉरिटी है वो किसकी रहेगी? सेंट्रल बैंक की रहेगी। क्लियर हो रही है बात? अब हमें सेंट्रल बैंक के फंक्शंस देखने हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक्स? ठीक है। सबसे पहले करेंसी से रिलेटेड नंबर 1 फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। नंबर 1 करेंसी अथॉरिटी। करेंसी से रिलेटेड कौन कौन से फंक्शंस हमारा RBI परफॉर्म करता है? तो उसमें फर्स्ट है, सेंट्रल बैंक हैज द सोल अथॉरिटी फॉर इशू ऑफ करेंसी इन द कंट्री। ठीक है। इन इंडिया RBI हैज द सोल राइट ऑफ इशूइंग पेपर करेंसी नोट्स। हमारे देश में सिर्फ RBI के पास में पेपर करेंसी नोट्स इशू करने की पावर है। उसमें भी नए अमेंडमेंट के हिसाब से एक्सेप्ट ₹1 नोट एंड कॉइन्स विच आर इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब डिनोमिनेशंस जो हैं सिर्फ ₹1 तक के लिमिटेड कर दिए गए हैं। ठीक है। ₹1 का सिक्का अगर है या फिर ₹1 का नोट है, वो RBI नहीं छापेगी, वो कौन छापेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस छापेगी। ठीक है। साथ ही साथ करेंसी नोट इशू करने के साथ साथ उसका विड्रॉल एंड पुटिंग करेंसी इनटू सर्कुलेशन
is also the responsibility of RBI. करेंसी नोट्स इशू करके पब्लिक तक लेकर आना और जो नोट पुराने हो चुके हैं उसे विड्रॉ कर लेना मार्केट से, ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आरबीआई की है। ठीक है। सेकंड, करेंसी से रिलेटेड, ऑल द करेंसी इशूड बाय आरबीआई इज इट्स मॉनेटरी लाइबिलिटी। क्या मतलब होता है इसका? सेंट्रल बैंक इज ऑब्लाइज्ड टू बैक द करेंसी विथ असेट्स which consists of gold coins, gold, foreign securities, etc. of equal value। अब इस चीज को समझो। आरबीआई करेंसी नोट जो छाप रही है, जो इशू कर रही है, ठीक है, मनमानी तो नहीं चलेगी कि मन में आया तो 10 लाख रुपए छाप दिए, 1 करोड़ रुपया छाप दिया। जितनी वैल्यू के नोट छप रहे हैं उतनी वैल्यू के आरबीआई के पास असेट होना जरूरी है। ठीक है। उन असेट्स में कौन सी चीजें कंसिडर की जाती है? तो सबसे ज्यादा मेन होता है गोल्ड, किसी भी फॉर्म में। कॉइन्स में हो सकता है, ज्वेलरी के फॉर्म में हो सकता है, बिस्किट के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद में फॉरेन सिक्योरिटीज, फॉरेन करेंसी तुम्हारे पास में कितनी है। जितनी वैल्यू के तुम्हारे पास में असेट्स होंगे उतनी ही वैल्यू के करेंसी नोट्स इकोनॉमी में सर्कुलेट किए जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि हमारी करेंसी जो है इट इज वैल्यूड ऑन गोल्ड। जितना ज्यादा हमारे पास में गोल्ड होगा उतनी ज्यादा हम लोग करेंसी मार्केट में ला सकते हैं प्रिंट करने के बाद। क्लियर हो रही बात? अब सेंट्रल बैंक के पास में अगर पावर है उसे प्रिंट करने की तो एक लिमिट भी होगी पावर की, और वो लिमिट क्या है? तो मॉनेटरी लाइबिलिटी क्रिएट कर दी गई है। क्या मतलब हुआ मॉनेटरी लाइबिलिटी का? कि भाई मनमानी करके तुम अपने करेंसी नोट्स इशू नहीं कर सकते हो, उसके लिए एक बैकअप होना चाहिए असेट्स का। ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल के लिए समझो, मान लो तुम्हारे पास में 10,000 रुपीज का गोल्ड रखा हुआ है। तुम्हारे पास का मतलब हुआ आरबीआई, तुम आरबीआई हो। ठीक है। गोल्ड कितने का है? 10,000 रुपीज का है। तो तुम जो भी करेंसी नोट्स प्रिंट करोगे उसकी टोटल वैल्यू कितनी रहेगी? 10,000, उससे ज्यादा नहीं। क्लियर हो रही बात? उससे कम कर सकते हो तुम, नो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन उससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। अब तुमने 11,000 के कर दिए, तुम्हारे पैसों की वैल्यू कम हो गई, वैल्यूएशन कम हो गई वहां पर, जो कि इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है। कई बार तुम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जरूरत से ज्यादा करेंसी नोट्स छाप दिए, रिजल्ट क्या निकला? हाइपर इन्फ्लेशन। कौन सी कंट्री का किस्सा था वो जहां ब्रेड खरीदने के लिए बुलक कार्ट्स में करेंसी नोट लेके जाना पड़ता था? पढ़ा ही होगा 9th और 10th में। ठीक है। तो ये सिचुएशन हो जाएगी अगर तुमने ज्यादा वैल्यूएशन के नोट्स छाप दिए और तुम्हारे पास में असेट कम है तो। क्लियर हुआ? एडवांटेजेस ऑफ दिस फंक्शन, क्या एडवांटेजेस हैं करेंसी नोट छापने के? तो नंबर 1, इट लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन। मतलब करेंसी जो है टाइम टू टाइम हमारी इकोनॉमी में इंजेक्ट होती रहेगी। खराब नोट हुए विड्रॉ हो गए, ठीक है, नए नोट आए प्रिंट हो गए, सर्कुलेट हो गए। तो एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहेगी इकोनॉमी में। उसके बाद इट गिव्स द सेंट्रल बैंक पावर टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई एंड एंश्योर्स पब्लिक फेथ इन द करेंसी सिस्टम। अब अगर तुम्हें कोई 100 रुपए की नोट ला करके देता है तो तुम डाउट नहीं करोगे उस 100 रुपए की नोट पर। क्यों? तो उसकी गारंटी कौन ले रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रही है एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो पब्लिक का जो फेथ है उस करेंसी सिस्टम के ऊपर, उस करेंसी नोट के ऊपर, वो मेंटेन रहता है। या यूं कह लो कि वो एक फेथ क्रिएट कर रहा है। ठीक है। कोई उस नोट को लेने के पहले 2 बार सोचेगा नहीं, उसे इस बात का डाउट नहीं आएगा कि मैं अभी तो ले लेता हूँ, क्या पता ये सरकार कल मेरे से वापस ले या ना ले। क्लियर हुआ? तो एक फेथ होना जरूरी है। और ये फेथ कौन क्रिएट कर रहा है? आरबीआई। क्यों, कैसे कर रहा है? तो आरबीआई कहता है कि मैंने ही नोट छापे हुए हैं, जो भी मेरा गवर्नर है, मतलब हायर पोजीशन पे बैठा हुआ है,
उसकी सिग्नेचर्स हैं उस करेंसी नोट के ऊपर, मतलब वो गारंटी ले रहा है इस बात की कि जो 100 रुपया आपकी जेब में है, उस 100 रुपए के बदले हमारे पास कोई ना कोई एसेट रखा हुआ है। अगर आपको 100 रुपए नहीं चाहिए तो आप हमारे पास आकर के वर्थ 100 रुपीज का गोल्ड ले जा सकते हो। दिस इज श्योरिटी। क्लियर हो रही है बात? इसीलिए वैल्यूएशन के लिए असेट का होना जरूरी है। ठीक। नेक्स्ट इज, it enables the government to have supervision and control over the central bank with respect to issue of notes। क्या मतलब हुआ इसका? गवर्नमेंट को भी पावर दी गई है यहाँ पर कि वो सुपरवाइज करे और सेंट्रल बैंक को कंट्रोल करे विथ रिस्पेक्ट टू इशू ऑफ नोट्स। मतलब टाइम टू टाइम गाइडलाइंस गवर्नमेंट आरबीआई को देती रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी मनमानी आरबीआई की नहीं है यहाँ। अपने मन मर्जी से वो करेंसी नोट्स नहीं छाप सकती। आज कलर पसंद नहीं आया मेरे को 2000 की नोट का, पिंक कलर, ये क्या कलर है, मैं ब्लैक कलर के नोट छापूंगा। नहीं कर सकती आरबीआई ऐसा, क्योंकि आरबीआई के ऊपर में, माना वो एपेक्स इंस्टीट्यूट है, लेकिन उसके ऊपर भी तो गवर्नमेंट बैठी हुई है। और गवर्नमेंट का कंट्रोल क्यों जरूरी है? ताकि वैल्यू ऑफ करेंसी वो स्टेबिलाइज्ड रहे। नहीं तो मनमानी अगर चलती रही तो कभी 350 की नोट छाप दी, ठीक है, कभी 200 रुपए की नोट छाप दी, जरूरत है तो भी, जरूरत नहीं है तो भी। गॉट इट? इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी का मतलब क्या हुआ? एक करेंसी बनाने में कितना खर्चा होता है और करेंसी बनने के बाद मार्केट में उसकी कितनी वैल्यू होती है, ये दोनों चीजें भी तो देखनी है। नहीं तो तुम ऐसा कर दोगे, 200 रुपए की नोट छाप रहे हो, एक नोट छापने के लिए तुम्हें 220 रुपए खर्च हो रहा है, कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। इसका मतलब हुआ कि करेंसी नोट की इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब उसे प्रिंट करने की वैल्यू, उसकी अपनी खुद की वैल्यू से ज्यादा है। तो क्या काम का, 220 रुपए खर्च करके तुम 200 रुपए की नोट बना रहे हो, तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई है? कोई नहीं है। तो इन दोनों चीजों को भी तो स्टेबिलाईज करना है, लेकिन अथॉरिटी दे देने से कुछ नहीं होता है। उस अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबली तुम्हें फुलफिल भी करना है। ठीक है। सेकेंड फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब सरकार को भी तो बैंक की जरूरत है। इतना जो घोटाले वाला पैसा होता है कहीं ना कहीं तो जाकर के जमा होगा। कहाँ जमा होगा? आरबीआई। ठीक है। अब आरबीआई जो है सिर्फ कस्टोडियन नहीं है, मतलब सिर्फ पैसे जमा रखने का काम नहीं करता है, इसके अलावा भी बहुत सारे काम करेगा। तो देखते हैं क्या क्या काम करता है, क्या क्या रोल है उसके। आरबीआई एक्ट्स एज अ बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। करता धरता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही है, भले कोई सी भी गवर्नमेंट हो, सेंट्रल हो या स्टेट हो। ठीक है। उसके लिए आरबीआई कौन है? बैंकर है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, इनको अगर बैंक की जरूरत पड़ेगी तो आरबीआई खड़ा है। इनको अगर एजेंसी फंक्शंस करवाने हैं तो आरबीआई खड़ा है। इनको अगर फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए कि कौन से सेक्टर में कितना खर्च करना है, इरिगेशन में कितना खर्च करें, एजुकेशन में कितना खर्च करें, हेल्थ में कितना खर्च करें, उसके लिए भी आरबीआई बैठा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ हम लोग तीनों फंक्शंस को डिटेल में देखने वाले हैं। अब एज अ बैंक देखो, इट कैरीज आउट ऑल बैंकिंग बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट। सारे के सारे बैंकिंग बिजनेसेस गवर्नमेंट के कौन हैंडल करता है? आरबीआई। मतलब बैंकिंग नीड्स को फुलफिल करने का काम करना। वैसे कौन कौन से नीड्स हैं? नंबर वन, गवर्नमेंट मेंटेन्स इट्स कैश बैलेंसेस एंड करंट अकाउंट विथ आरबीआई। गवर्नमेंट के पास में जितना भी कैश होता है, ठीक है, वो आरबीआई में एक करंट अकाउंट ओपन करके जमा रखता है। गॉट इट? जैसे तुम और मैं अपना पैसा सेंट्रल बैंक में जमा, सॉरी, कमर्शियल बैंक में जाकर के जमा रखते हैं, कौन से अकाउंट में? सेविंग अकाउंट में। वैसे ही गवर्नमेंट अपने कैश बैलेंसेस कहाँ जमा रखता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में, कौन से अकाउंट में? करंट अकाउंट में। ठीक है। नेक्स्ट इज, आरबीआई accepts receipts and make payments on behalf of government
and carries out other banking operations for the government. अगर गवर्नमेंट को कोई पैसे मिलने वाले हैं, if government is receiving any huge amount, या फिर कह लो कि छोटे मोटे पैसे जो फीस एंड फाइन्स के आते हैं, टैक्सेस के आते हैं, कौन कलेक्ट करता है? आरबीआई कलेक्ट करता है। और अगर गवर्नमेंट को पेमेंट करनी हो किसी को, तो कौन करेगा? आरबीआई करेगा। फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, इसने फंड्स ट्रांसफर किए महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का आरबीआई के अकाउंट से पैसा कट होगा और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के आरबीआई के अकाउंट में जाएगा। गॉट इट? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शंस पे पेमेंट की जा रही है। पेमेंट कौन करने वाला है? आरबीआई करने वाला है। क्लियर हुआ? समझ में आई यहां तक बात? नेक्स्ट, the central bank also provides short-term credit to the government so that the government can meet any shortfalls in receipts over disbursements. सिंपल मीनिंग क्या है? अगर गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म लोन की जरूरत पड़ जाती है तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ले सकते हैं। ठीक है, अब सरकार है, उन्हें भी पैसों की जरूरत पड़ेगी, कौन देगा उनको पैसे? उनकी मदद कौन करेगा? तो आरबीआई करेगी। ठीक है, the government carries on short-term borrowings by selling ad hoc treasury bills to the government. अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, लोन देने के लिए गारंटी का होना जरूरी है। तुम जाओ बैंक और कहो कि मुझे 10,000 का लोन चाहिए, वो तुमसे प्रॉपर्टी के पेपर मांगेंगे, कम से कम ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 10,000 रुपए या फिर उससे थोड़ी सी ज्यादा हो। क्यों मांगेंगे? उसी को तुम सिक्योरिटी कह रहे हो, उसी को तुम गारंटी कह रहे हो। वाई आर बैंक्स आस्किंग फॉर गारंटी? तो अगर तुम अपने लोन का पैसा वापस न कर पाए तो तुम्हारे उस असेट को बेच करके बैंक अपने आप को कंपनसेट कर लेगी, नुकसान नहीं होने देगी। वैसे ही आरबीआई भी है। अगर गवर्नमेंट आ जाती है आरबीआई के पास में कि हमें शॉर्ट टर्म लोन दे दीजिए, तो आरबीआई क्या कहेगा? बैंकिंग पॉलिसी है, कोई ना कोई चीज हमें गिरवी दीजिए। अब गवर्नमेंट के पास में क्या है गिरवी रखने के लिए? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। समझ में आई बात? तो इसके लिए एक सिस्टम निकाला गया है। आरबीआई क्या करेगा? ट्रेजरी बिल्स, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है ना, वैसे ही ट्रेजरी बिल्स भी होते हैं। ठीक है, एक ट्रेजरी बिल ड्रॉ करेगा और गवर्नमेंट को दे देगा, मतलब लिखवा के ले लेगा कि 3 महीने में आप हमें पैसा देने वाले हैं। अब मान लो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वो बिल एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ 3 महीने में आपको पैसा वापस मिल जाएगा। आरबीआई ने वो बिल अपने पास में रख लिया। ठीक है, अब आरबीआई को फंड्स की शॉर्टेज है मान लो, अब आरबीआई उस बिल को उठाएगा, गुजरात गवर्नमेंट के पास जाएगा, पैसे लेकर के आ जाएगा और गुजरात गवर्नमेंट से कहेगा कि 3 महीने बाद आप जा करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ले लो। ये खेल किसका चल रहा है? ट्रेजरी बिल्स का चल रहा है। कौन इशू करेगा ट्रेजरी बिल्स? डिपेंड करेगा सिचुएशन कैसी है। इवन गवर्नमेंट अपने ट्रेजरी बिल्स आरबीआई को सेल कर सकता है, या फिर आरबीआई नए ट्रेजरी बिल्स मार्केट में लेकर के आ सकता है। वॉट इट? तो वन ऑफ दीज इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, पब्लिक से पैसे निकालना है। क्लियर हुआ? लगता है क्लास 11th का भूल गए हो पूरा, है कि नहीं? अब एडहॉक का मतलब होता है जब जरूरत हो। उस वर्ड पे ध्यान ही नहीं गया मेरा। ठीक है, आगे। एज एन एजेंट, the central bank also has the responsibility of managing the public debt. This means that the central bank has to manage all new issues of government loans. क्या मतलब हुआ? भारत सरकार के ऊपर जितना भी लोन है उन सबको मैनेज करने का काम भी सेंट्रल बैंक का है। क्लियर हो रही है बात? अब लोन का मतलब ये नहीं है कि भारत सरकार ने किसी से कर्जा लिया हो। लोन का मतलब ये भी होता है पब्लिक का पैसा जो गवर्नमेंट के पास में है, वापस करना है ना। कैसे किया जाएगा, कब किया जाएगा,
कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाएगा, ये सारी चीजें कौन मैनेज करने वाला है? सेंट्रल बैंक। क्योंकि अगर वो पैसे की आवक को मैनेज कर रहा है तो उसके आउटफ्लो को भी मैनेज करेगा। ठीक है। फिर उसके बाद रूल आता है एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, द सेंट्रल बैंक एडवाइजेस द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी मैटर्स। कई बार तुमने न्यूज में देखा होगा कि आरबीआई का मानना है अगले 3 महीनों में जीडीपी इंक्रीज होगी, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। ये नॉर्मल चीजें हैं। क्या रोल प्ले कर रहा है आरबीआई यहाँ पर? तो आरबीआई यहाँ पर इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कंडीशंस फोरकास्ट कर रहा है गवर्नमेंट के लिए कि आने वाला समय कैसे है, उसे करेक्ट करने के मेजर्स कैसे लिए जाएंगे। चिंता मत करो, वो मेजर्स भी हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है। पब्लिक कितना पैसा खर्च करेगी, ये पूरा कंट्रोल आरबीआई के हाथ में होता है, पूरा का पूरा। पब्लिक की जेब से पैसे निकलवाने हो तो कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं, और पब्लिक को खर्च करने से रोकना है तो भी कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं, ये सारा का सारा खेल आरबीआई का है। ठीक है। तो जब तक ये पावर्स आरबीआई के पास में नहीं होगी तब तक वो गवर्नमेंट को एडवाइस नहीं कर सकता है। गॉट इट? थर्ड फंक्शन, वो ऊपर के फंक्शंस तो हम लोगों ने बैंक के हिसाब से गवर्नमेंट के हिसाब से देख लिया। नाउ थर्ड इज बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। जितने भी कमर्शियल बैंक्स है उन सबका बैंक कौन? आरबीआई, सेंट्रल बैंक। तो इसीलिए उसे क्या कहा गया है? बैंकर्स बैंक। और सारी बैंक्स के ऊपर नजर रखने वाला कौन? आरबीआई, मतलब सुपरवाइजर भी है ये। ठीक है। एज अ बैंकर टू द बैंक्स, द सेंट्रल बैंक फंक्शंस इन 3 रिस्पेक्ट्स। अब इस पोजीशन पर आने के बाद, मतलब बैंकर्स का बैंक बनने के बाद में इसके 3 काम है। कौन कौन से? नंबर 1 इज कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। अब इस चीज को समझना है तुम्हें। ठीक है। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स कैसे समझोगे इसे? आते हैं ब्लैंक पेज पर। चलो, अब समझो इस चीज को, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स का मतलब। हम्म, कोई एक बैंक का एग्जांपल लेते हैं, लेट से पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। ठीक है। अब इसे समझने के लिए पहले तुम्हें थोड़ा सा अज्यूम करना पड़ेगा, अजम्पशंस लेने पड़ेंगे। 2 अजम्पशंस। नंबर 1, हमारे देश में देयर इज नो कैश इन्वॉल्व, मतलब जितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो सारे के सारे बैंक के थ्रू हो रहे हैं। ठीक है। कैशलेस ट्रांजैक्शन कह लो इसको, कैशलेस ट्रांजैक्शन, ये तुम्हें अज्यूम करना है। गॉट इट? समझ में आई बात? और सेकंड तुम्हें क्या अज्यूम करना है? चलो अभी सेकंड मत करो, कंफ्यूज हो जाओगे। बस इतना अज्यूम करो अभी कि हमारे देश में सारा का सारा एक्टिविटी किस में हो रहा है? चेक्स के थ्रू हो रहा है। ठीक है। एक ही बैंक है पूरे इकोनॉमी में, पंजाब नेशनल बैंक। गॉट इट? तुम गए पीएनबी के पास में, तुमने अपने 10,000 रुपीज डिपॉजिट किए। यू डिपॉजिटेड 10,000 रुपीज विथ पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक कौन? तो भाई एक कमर्शियल बैंक है। ठीक है। अब आरबीआई का कहना क्या है? एक तरफ यहाँ आरबीआई है, आरबीआई का कहना क्या है कि भैया जितना भी पैसा तुम्हारे पास में जमा हो रहा है ना, आरबीआई किससे कह रहा है? कमर्शियल बैंक से, कि जितना भी पैसा तुम्हारे पास में जमा हो रहा है, गिव मी इट्स 10%, मुझे उसका 10% चाहिए। अब पीएनबी, इसके पास में 10,000 रुपए जमा हुए, 10,000 का 10% कितना हुआ? 1,000 रुपए। किसको उठा करके दे देगा वो? आरबीआई को। मतलब अब पीएनबी के पास में कितने रुपए बचे? 9,000 रुपए बचे। ये 9,000 रुपए जो है, ठीक है, इसे लोन में कन्वर्ट करके पीएनबी बांट देगा।
क्लियर हुआ? मेन मुद्दे की बात हाल फिलहाल यहाँ क्या है, टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज तुम्हें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास में जमा रखना होता है। अब इसके पीछे कारण क्या है, क्यों रखना होता है? मान लो पंजाब नेशनल बैंक को कभी पैसों की जरूरत पड़ गई, कभी कोई फाइनेंशियल क्रंच आ गया, तब इस कमर्शियल बैंक की मदद कौन करेगा? आरबीआई करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा। और दूसरा, ये जो डिपॉजिट की अमाउंट रखी गई है, ये जो 10% यहाँ रखा गया है, इस रेट की वजह से इकोनॉमी को कंट्रोल किया जाएगा। अब अज्यूम करते हैं, चलो आरबीआई ने वसूली बढ़ा दी अपनी, आरबीआई धमकी देता है पीएनबी को कि अब से 10% नहीं, अब से 30% मेरे पास जमा रखना है। 10,000 रुपए जमा हुए, अब आरबीआई पीएनबी के पास कितने हैं? 7,000। आरबीआई के पास कितने हैं? 3,000। मतलब जो लोग लोन मांगने के लिए आएंगे, कम अमाउंट है उनके पास, अमाउंट कम है, मांगने वाले ज्यादा हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो सिर्फ इस चीज को कंट्रोल कर लिया तो इकोनॉमी कंट्रोल हो जाएगी। ये चीज हमें CRR एंड LRR, ये दो कंसेप्ट्स में देखना है डिटेल में। अभी हमें फोकस किस पर करना है कि हर कमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास में जमा रखना होता है। कंपल्शन है भाई, ठीक है, कंपल्शन है। उसी के लिए हम उसे क्या कह रहे हैं? कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। देखो, commercial banks are required to keep a certain percentage of their deposits with central bank। अभी देखा हम लोगों ने, in this way central banks as a custodian acts as a custodian of cash reserves of commercial banks। aim क्या है? The sole aim of these reserves is to enable central bank to provide financial assistance to commercial banks in times of financial emergency। मतलब किसी भी कमर्शियल बैंक को अगर कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है तो इन्हीं पैसों से तो आरबीआई मदद करेगी। मतलब तेरा तुझी को अर्पण क्या लागे मेरा, यही वाली सिद्धांत है यहाँ। नेक्स्ट इज सेंट्रल बैंक इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। मतलब आखिरी उम्मीद, आखिरी उम्मीद है। कैसे? तो व्हेन कमर्शियल बैंक्स फेल टू मीट देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम अदर सोर्सेस, they approach central bank to give loans and advances as the lender of the last resort। मान लो पंजाब नेशनल बैंक बर्बाद होने की कगार पे, उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, हर जगह हाथ पैर मार लिया उसने, लेकिन कोई उसे पैसे नहीं दे रहा है, तो आखिर में कहाँ जाएगा? आरबीआई के पास ही जाएगा। इसीलिए उसे कहा गया है लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, ये आखिरी उम्मीद है, ठीक है। The central bank helps them through discounting approved securities and bills of exchange। फाइनेंशियल मदद करेगा, कैसे करेगा? तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू करेगा। ये उनके अपने अलग अलग तरीके हैं, तुम्हें बस ये बात ध्यान में रखनी है कि आरबीआई ही है जो किसी डूबते हुए बैंक को बचा सकता है, ठीक है। थर्ड इज क्लियरिंग हाउस फंक्शंस। ऑल कमर्शियल बैंक्स हैव देयर अकाउंट्स विद सेंट्रल बैंक। अब जैसे कि हमने देखा कि ये बैंकों का बैंक है, तो आरबीआई के पास में हर एक बैंक का अकाउंट होगा। क्लियर हो रही है बात? अब हर एक बैंक का अकाउंट है, तो इससे होता क्या है, आरबीआई जो है किसी दो बैंकों के बीच के ट्रांजैक्शन को इजीली सेटल कर देगा। मान लो दो बैंकों के बीच में झगड़ा हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एचडीएफसी के साथ में झगड़ा हो गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि मैंने पैसे दिए थे, एचडीएफसी वापस नहीं कर रहा है। एचडीएफसी कहेगा कि मेरे पास में अभी पैसे नहीं है, मैं एसबीआई को कह रहा हूँ मैं बाद में देने वाला हूँ। झगड़ा जाके कहाँ खत्म होगा? आरबीआई के पास। आरबीआई देखेगा कि सच में एचडीएफसी फाइनेंशियल क्रंच में है, तो आरबीआई अपनी तरफ से एचडीएफसी को पैसे ग्रांट कर देगा, तो हो गए दोनों के अकाउंट सेटल, ठीक है। देखो आगे, therefore the central bank can easily settle claims of various commercial banks against each other by making debit and credit entries in their accounts। समझ में आई बात?
वही सिचुएशन मैंने तुम्हें अभी बताया कि दो अलग अलग बैंकों के क्लेम्स को आरबीआई इजीली सेटल कर सकता है। ठीक है। सेंट्रल बैंक एज अ सुपरवाइजर, इट सुपरवाइजेस, रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक की हर एक एक्टिविटी पे आरबीआई की नजर होती है, हर एक एक्टिविटी पे। अगर तुमने स्कैम 1992 देखा होगा, ठीक है, तो वहां ये चीज समझ में आई होगी तुम्हें कि आरबीआई का गवर्नर, इसे पहले ही पता होता है कि बैंकों में घोटाले हो रहे हैं। कैसे पता है? सुपरवाइजर है। ठीक है। मॉनिटर करने का काम भी करेगा। बैंक मनमानी नहीं कर सकती, जैसे लोन अगर ग्रांट करना है 40% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, ना भाई ना। अपर लिमिट कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल बैंक करेगा। ठीक है। द रेगुलेशन ऑफ बैंक्स मे बी रिलेटेड टू देयर लाइसेंसिंग, ब्रांच एक्सपांशन एंड मर्जर ऑफ बैंक्स। रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का काम भी सेंट्रल बैंक कर रहा है। ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से लेकर के कौन से बैंक को लाइसेंस देना है, कौन से बैंक के कितने ब्रांच एक्सपांशन हो सकते हैं, कौन से दो बैंकों को मिलाना है, ये सारों के ऊपर भी कंट्रोल किसका है? आरबीआई का ही है। ठीक है। द कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड बाय पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑफ बैंक्स एंड रिटर्न्स फाइल्ड बाय देम। रिटर्न्स का मतलब होता है यहाँ डॉक्यूमेंट्स, ये फाइनेंशियल वर्ड है रिटर्न्स। ठीक है। जैसे इनकम टैक्स रिटर्न, रिटर्न उस फॉर्म को कहा जाता है जिसमें तुम अपनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो। तो हर ट्राइमेस्टर में, मतलब हर 3 महीने में, एवरी क्वार्टर, हर एक बैंक को अपने ऑडिट रिपोर्ट्स, डिपॉजिट रिपोर्ट्स, विड्रॉल रिपोर्ट्स, क्लेम स्टेटमेंट्स, ये सारी चीजें आरबीआई के पास में जमा करनी होती है। और आरबीआई के पास में इतनी पावर है कि वो किसी भी दिन किसी भी बैंक का ऑडिट कंडक्ट करवा सकता है। क्लियर हो रही है बात? तो ये हो गया तुम्हारा सुपरवाइजर वाला पॉइंट। नेक्स्ट इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फॉरेन करेंसी, ये भी कौन जमा रखेगा? आरबीआई जमा रखेगा। अब वो फॉरेन करेंसी तुम्हारे नोट्स में हो, गोल्ड में हो, रिजर्व्स में हो, डजेंट मैटर, सारी चीजों किसके पास जमा रहेगी? आरबीआई के पास में। ठीक है। दिस फंक्शन enables the central bank to exercise a reasonable control on foreign exchange. अब ये पावर दे देता है फॉरेन एक्सचेंज को भी कंट्रोल करने की। देखो, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस जो है, या फिर फॉरेन एक्सचेंज में जो वैल्यूज आती हैं, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ? फॉरेन करेंसी। जैसे $1 72 रुपीज का है, इसका मतलब क्या हुआ? यू आर परचेजिंग दैट $1 फॉर 72 रुपीज। तुम खरीद रहे हो, मांग नहीं रहे हो। अमेरिका जाकर के तुम ये नहीं कह रहे हो कि भैया $1 दे दे, नहीं। ये प्राइस कैसे आई? बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू आज 72 है, कल को इंक्रीज हो सकती है या फिर डिक्रीज भी हो सकती है। तो भाई मेरे लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बढ़ गई तो, कम हो गई तो, फायदे के भी चांसेस हैं, नुकसान के भी चांसेस हैं। तो आरबीआई को बड़े संभल संभल कर इस फॉरेन एक्सचेंज को खर्च करना होता है या फिर अक्वायर करना होता है। क्लियर हो रही है बात? इसीलिए फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर कंट्रोल होना किसी न किसी का तो जरूरी है। जब सारे फाइनेंशियल मैटर्स आरबीआई निपटा रहा है, तो फॉरेन करेंसी भी उसी के हाथ में दे दो, कह दो उसको कि जा बेटा खुश रहे। ठीक है। एज ऑल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस मस्ट बी रूटेड थ्रू आरबीआई। वही देखा हम लोगों ने, स्टोर करने के लिए आरबीआई को पकड़ा तुमने, तो सारे ट्रांजेक्शंस भी आरबीआई के थ्रू ही होने दो ना, फॉरेन एक्सचेंज के। वर्ल्ड बैंक से पैसा लेना है, ले आओ आरबीआई को बीच में, आखिर में पैसा घुमा फिरा के वहीं जाना है, क्योंकि कस्टोडियन ऑफ कैश वही है। तो आरबीआई को आगे कर दो कि जा भैया तू वर्ल्ड बैंक से पैसे ले आ, जा तू इस कंट्री को पैसे पे कर दे, या तो ये एग्जिम बैंक, एग्जिम बैंक मतलब होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एग्जिम बैंक की जाकर के मदद कर दे।
कहने का मतलब ये जितने भी फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो आरबीआई के थ्रू ही हो रहे हैं। ट्रेवलर्स तुम्हारे देश में आ गए, बैंक से जाकर के वो करेंसी नोट एक्सचेंज करवा सकते हैं, वो लेकर तो अपने ही देश की करेंसी आएंगे ना, और यहाँ खर्च करने के लिए उन्हें गांधी चाहिए। ठीक है, तो इनडायरेक्टली सारा पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ सर्कुलेट हो रहा है? आरबीआई में। ठीक है, it helps the bank in stabilizing the external value of currency and pursuing a coordinated policy towards the balance of payment situation in the country. जैसे हमने हमारी करेंसी के इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वैल्यू को स्टेबलाइज करके रखा हुआ था, तो वैसे ही फॉरेन करेंसी को भी स्टेबलाइज करने का काम कौन कर रहा है? आरबीआई कर रहा है। कैसे कर रहा है? तो जब डॉलर्स के रेट कम होंगे तब वो इंपोर्ट करवा लेगा, जब डॉलर की वैल्यू ज्यादा होगी तो वो एक्सपोर्ट करवा लेगा। समझ में आई बात? तो इसमें हमारा फायदा है ना, और हमारा फायदा है तो हम फॉरेन एक्सचेंज में भी एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में सक्सेसफुल हो गए। जो लॉसेस फॉरेन करेंसी के बढ़ने से हो रहे थे वो फॉरेन करेंसी के कम होने पे हमने कंपनसेट कर दिया, मतलब वैल्यू स्टेबलाइज्ड रही। ये सारा काम भी किसका है? आरबीआई का ही है। ठीक है, आगे का हम लोग कल देखने वाले हैं।